नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 8 अगस्त 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 4 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे, 2 द हिंदू से, 2 दूसरे न्यूज़पेपर से। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे हिंदू का ही, माइनर मिनरल्स की इलीगल माइनिंग से संबंधित। दूसरा आर्टिकल टेक्स्ट कंटेक्स्ट का, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम सिस्टम से संबंधित। नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का हम डिस्कस करेंगे, मीडिया को सरकार तवज्जो नहीं दे रही है इस शिकायत से संबंधित। और सबसे लास्ट में हिमालयन रीजन में जो टूरिज्म इंक्रीज हो रहा है, इसके क्या नेगेटिव रिपरकशंस हो रही हैं, क्या सरकार को करना चाहिए इस इशू से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इलीगल सैंड माइनिंग से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, एक बात आपको बताऊं, इंटरेस्टिंग लगेगी। अर्थ का सबसे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट किए जाने वाला रिसोर्स कौन सा है? आयरन है, कोल है, क्या है? वाटर है। पानी को सबसे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट किया जाता है ह्यूमन बींग्स के द्वारा। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट किए जाने वाला रिसोर्स कौन सा है? माइनर मिनरल्स। माइनर मिनरल्स जैसे देखो सैंड, ग्रेवल, ग्रेवल मतलब कंकड़, ये सब। मेजर मिनरल्स कौन से हैं? कोल, आयरन, ये मेजर मिनरल्स हैं। लेकिन माइनर मिनरल्स जैसे सैंड, ग्रेवल, इनको वाटर के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट किया जाता है। चूंकि हाल फिलहाल में हमारे देश में डेवलपमेंट की गति तेज हुई है, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश हो रहे हैं, तो इन माइनर मिनरल्स का जो एक्सट्रैक्शन है ना, वो और भी ज़्यादा बढ़ गया है। हालांकि सरकार ने काफ़ी लॉज बनाए हैं, लॉज को स्ट्रॉन्ग बनाया है ताकि सैंड और ग्रेवल इनकी इलीगल माइनिंग को रोका जा सके। लेकिन देखो, बावजूद इसके इनकी जो माइनिंग है ना इलीगल, अभी भी धड़ल्ले से जारी है। इसके बाद राइटर ये कहते हैं, एक एग्जांपल देके, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर है, हाईवे का प्रोजेक्ट उसे मिला हुआ है। देखो, उसे कंकड़ की आवश्यकता है। बजाय इसके कि वो डेजिग्नेटेड साइट से कंकड़ लेके आएगा, वो आसपास की किसी गवर्नमेंट साइट से या फिर एग्रीकल्चर लैंड से कंकड़ लेके आ जाएगा प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करने के लिए। ये उसे सस्ता पड़ता है। वैसे देखो, जो मेजर मिनरल्स है ना, कोल, आयरन, उनकी रेगुलेशन, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स टू फ्रेम द रूल्स, ये सब ज्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं। लेकिन माइनर जो मिनरल्स होते हैं ना, जैसे सैंड, ग्रेवल, इनकी रेगुलेटरी पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, रूल्स फ्रेम करने की, रेट्स ऑफ रॉयल्टी तय करने की, कितनी कंसेशन देनी है सरकार को, यह सब तय करने की पावर होती है किसके पास? स्टेट गवर्नमेंट के पास में। अभी फिलहाल रेगुलेशन की बात करें, देखो 1994 का इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट और 2006 का इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, इन्होंने तो देखो कंपलसरी बना दिया था। वो लैंड जिनका साइज 5 एकड़ या फिर इससे अधिक है, वहां पे अगर माइनिंग करनी है तो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना कंपलसरी है। लेकिन देखो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की एक रिपोर्ट को संज्ञान में लिया। उस रिपोर्ट का नाम था इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ क्वायरिंग ऑफ माइनर मिनरल्स 2010। मैं यहां पे हाईलाइट भी कर देता हूं, यह रिपोर्ट का नाम था। इसको सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया था और विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला था, अब आप एक नया रूल लेके आइए, इवन वो लैंड जिसका साइज 5 हेक्टेयर से छोटा है, वहां पर भी अगर माइनिंग लेनी है, माइनिंग करनी है, तो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जरूरी है। समझ गए? मतलब पहले रूल ये था, सिर्फ 5 हेक्टेयर से ज्यादा का जो लैंड है ना, वहां पे माइनिंग करने के लिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेने की आवश्यकता होती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2010 की इस रिपोर्ट को संज्ञान में लिया और आदेश दिया विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आप ऐसा रूल बनाइए कि 5 हेक्टेयर से कम के लैंड पर भी अगर माइनिंग करनी है तो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जरूरी हो। और इसी जजमेंट के बाद में इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट को अमेंड किया गया था 2016 में, जिसमें यह प्रोविजन कर दिया गया था कि 5 हेक्टेयर से कम के लैंड पर इवन माइनर मिनरल्स की भी माइनिंग अगर करनी है तो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस को लेना जरूरी होगा। इसी अमेंडमेंट के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी का इस्टेब्लिश की गई थी, EIAA। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी भी गठित की गई थी जिसका नाम है EAC। मकसद इन कमेटीज का यही था कि
नई अमेंडमेंट को अच्छे से इन्फोर्स करना। कमेटीज होंगी तभी तो देखो देख रेख होगी अच्छे से, क्या इलीगल माइनिंग चल रही है या फिर नहीं चल रही है, कोई तो देखने वाला होगा ना। रूल बनाना काफ़ी नहीं है, रूल की इंप्लीमेंटेशन अच्छे से होनी चाहिए, ये इंश्योर करने के लिए इन कमेटीज का गठन किया गया था। बट देखो यहां पर राइटर एक कंसर्न जताते हैं, अगर कुछ राज्यों का डेटा स्क्रूटिनाइज किया जाए ना, कुछ राज्यों के डेटा की छानबीन की जाए, जैसे गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, हमें यह पता लगता है कि एक दिन में 50-50 प्रोजेक्ट प्रपोजल्स को रिव्यू कर दिया जाता है इन कमेटीज के द्वारा, जिनकी हमने बात की, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट एक्सपेक्ट अप्रेजल कमेटी। इनके द्वारा एक एक दिन में 50-50 प्रोजेक्ट्स का अप्रेजल कर दिया जाता है और रिजेक्शन रेट 1% के आसपास है, यानी 100 में से सिर्फ एक जो प्रोजेक्ट है उसको रिजेक्शन मिलता है, बाकी तो 99 जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको अप्रूवल मिल ही जाता है। तो राइटर कहते हैं आज का जो युग है देखो टेक्नोलॉजी का युग है, क्यों ना 2016 में जो अमेंडमेंट आया था इसको इन्फोर्स करवाने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाए। ये देखो जरूरी भी है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने 2019 में इंडिया और चाइना को टॉप 2 में रैंक किया था कि ये वो देश हैं जहां पे इलीगल सैंड माइनिंग की वजह से जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो सबसे ज्यादा हो रहा है। इस रिपोर्ट के बावजूद, इस रैंकिंग के बावजूद इंडिया में अभी तक कोई कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट नहीं हुआ है कि इंडिया में किस हद तक इलीगल माइनिंग या फिर सैंड माइनिंग चल रही है। एक रीजनल स्टडी आई थी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की तरफ से, इन्होंने ना उत्तर प्रदेश में यमुना के रिवर बेड को स्टडी किया था। ये यमुना रिवर है आसपास में, जहां तक यमुना का पानी जा सकता है ना पीक सीजन में, उस रिवर बेड को स्टडी किया था। तो इन्होंने अपनी स्टडी में पाया कि देखो यहां पर सैंड माइनिंग चल रही है, इस वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। लैंड की जो कैपेसिटी है ना सोइल को होल्ड करने की, वो प्रभावित हो रही है, सोइल की फॉर्मेशन प्रभावित हो रही है। इसके साथ साथ यमुना रिवर में लॉस इन मरीन लाइफ, फ्लड की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई है, ड्रोट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई है, वाटर की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हुई है। यही सब कुछ देखो गोदावरी बेसिन, नर्मदा बेसिन और महानदी रिवर के बेसिन में देखने को मिल रहा है। नर्मदा बेसिन की स्टडी तो ये कहती है सैंड माइनिंग की वजह से ना यहां पे जो मसीर फिश है ना, इसके बारे में यूपीएससी ने प्री में क्वेश्चन भी पूछा था। 1963 से लेकर 2015 के बीच में सैंड माइनिंग की वजह से मसीर फिश की जो संख्या है ना 76% कम हो गई है। और बात सिर्फ इतनी नहीं है कि इलीगल सैंड माइनिंग की वजह से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है, बल्कि देखो इलीगल सैंड माइनिंग की वजह से स्टेट को भी तो रेवेन्यू नहीं मिलता ना, स्टेट्स को रेवेन्यू नहीं मिलता, रॉयल्टी नहीं मिलती, तो इनको बहुत नुकसान हो जाता है। वही पैसे का इस्तेमाल वो फर्दर लोगों की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। हालांकि देखो जुडिशरी ने ऑर्डर तो दिए हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को इलीगल सैंड माइनिंग रोकने के लिए, लेकिन ना उनको ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है। या तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया, या फिर किया तो आधे अधूरे मन से किया। वेस्ट बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश ये वो राज्य हैं जहां पे जुडिशरी के ऑर्डर्स का जो इंप्लीमेंटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। तो ओवरऑल अगर हम ऑर्डर्स की बात करें ना कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स या फिर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स क्यों नहीं अच्छे से इन्फोर्स हो पाते हैं, एक तो देखो इन्फोर्स करने के लिए गवर्नमेंट के पास इंस्टीट्यूशंस काफ़ी वीक हैं, स्टाफ या तो है नहीं है या फिर काफ़ी कम है, अच्छे से ट्रेंड नहीं है, रेगुलेटरी जो प्रोविजंस है ना उनको काफ़ी खराब ढंग से ड्राफ्ट किया गया है, एम्बिग्विटी काफ़ी ज़्यादा है, मॉनिटरिंग अच्छे से नहीं हो पाती स्टाफ के कम होने की वजह से। अगर होती भी है, कोई एक्शन लिया जाता है तो लिटिगेशन आ जाता है जुडिशरी के पास में, फिर वो केस लंबे समय तक चलता रहता है। अगर देखो हमें इन माइनर मिनरल्स जैसे सैंड, ग्रेवल, इनकी प्रोटेक्शन करनी है ना, तो हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट मॉनिटरिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन को बिल्ड करने के लिए, इन्वेस्टमेंट नई नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करने के लिए। टेक्नोलॉजी देखो आज के समय में ना काफ़ी अच्छी अवेलेबल है। अगर इलीगल सैंड माइनिंग को रोकना है, सैटेलाइट की इमेजेस ली जा सकती हैं ताकि एक्सट्रैक्शन कितना हुआ है उसका वॉल्यूम भी मॉनिटर किया जा सकता है सैटेलाइट इमेजेस की सहायता से। इवन देखो अगर पास्ट की सिचुएशन को मैच करना है ना एनजीटी को या फिर किसी दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को, तो 10-15 साल पुरानी भी सैटेलाइट पिक्चर्स
अवेलेबल हो जाएंगी तो उन इमेजेस से करंट सिचुएशन को मैच किया जा सकता है। हाल ही में एनजीटी ने कुछ स्टेट्स को डायरेक्शंस दी थी कि आप सैटेलाइट इमेजेस का इस्तेमाल किया जाए, मतलब आप इन इमेजेस का इस्तेमाल कीजिए, कितनी सैंड एक्सट्रैक्शन हो रही है रिवर बेड से उसके वॉल्यूम को मॉनिटर करने के लिए। तो इन अगर डायरेक्शंस को अच्छे ढंग से एग्जीक्यूट किया जाता है ना, तो ना सिर्फ स्टेट्स को ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा इन माइनर मिनरल्स की माइनिंग से, बल्कि इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन को भी रोका जा सकता है। लास्ट में राइटर कहते हैं सैटेलाइट इमेजेस के अलावा ड्रोन्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है यूजिंग ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस, रडार, रेडियो फ्रिक्वेंसी लोकेटर। स्टेट गवर्नमेंट्स जैसे गुजरात इन नई नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं इलीगल सैंड माइनिंग को चेक करने के लिए, तो बाकी स्टेट्स को भी ये करना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इलीगल माइनिंग से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल कोलिजियम सिस्टम से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, चूंकि ये टेक्स्ट कंटेक्स्ट का आर्टिकल है तो इसमें एज सच कोई एनालिसिस नहीं है। टेक्स्ट कंटेक्स्ट के आर्टिकल्स में ज़्यादातर इंफॉर्मेशन होती है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है आंसर राइटिंग में फोल्डर मटेरियल के तौर पर। क्या है ये आर्टिकल? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना, इनका कार्यकाल जो है वो खत्म हो रहा है। अब देखो, इनके ना कार्यकाल के अचीवमेंट्स की बात की जाती है कि पर्टिकुलरली इनके लीडरशिप में ना जो कोलिजियम था, कोलिजियम में कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस। तो इनकी लीडरशिप में कोलिजियम ने काफ़ी अच्छा काम किया। जुडिशियल वैकेंसीज को बहुत फिल किया गया। अदरवाइज तो देखो, पिछले जो कोलिजियम्स थे ना वो धीरे धीरे काम करते थे, लेकिन इन्होंने काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस दी प्रेसिडेंट को जजेस अपॉइंट करने के लिए। एक ही बार में 9 जजेस के नाम रेकमेंड किए कोलिजियम ने, मतलब प्रेसिडेंट के पास भेजे, और प्रेसिडेंट जैसे ही साइन करते हैं काम पूरा हो जाता है, उन लोगों को जज के तौर पे अपॉइंट कर दिया जाता है। एक नाम जस्टिस बी.वी. नागरत्ना का भी था। ये फर्स्ट वुमेन सीजीआई बनेंगी 2027 में। आमतौर पे देखो, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में ना तनाव रहता है जजेस की अपॉइंटमेंट को लेके। देखो, 1990 से पहले तक तो पूरी तरह से एग्जीक्यूटिव के द्वारा अपॉइंट किया जाता था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस को। लेकिन देखो, 1993 में सेकंड जज केस के बाद में सिचुएशन बदल गई। देखो, संविधान में तो सिंपली ये बोला गया है प्रेसिडेंट हायर जुडिशरी में यानी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जजेस को अपॉइंट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करने के बाद में। लेकिन कंसल्ट जो ये वर्ड है ना, इस पे विवाद हो गया। कंसल्ट करने का क्या मतलब है? कंसल्ट करने का मतलब एक तो देखो ये होता है कि बस पूछ लिया, जैसे परिवार में जीजा जी से पूछा जाता है ना, सिर्फ कि हाँ पूछ लिया, उनको इज्जत दे दी। क्या कंसल्ट करने का मतलब ये है? या फिर कंसल्ट करने का मतलब ये है कि वो सहमति देंगे तभी आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं बढ़ेंगे, मतलब उनकी हाँ जरूरी है, जो वो बोलेंगे वही होगा। फर्स्ट जज केस में तो 1982 में कंसल्ट वर्ड को इस प्रकार से इंटरप्रेट किया गया था कि कंसल्ट वर्ड का मतलब कॉन्क्रेंस नहीं है, यानी उनकी सहमति नहीं है, सिर्फ पूछना है क्या ये कर दें, वो बोले हाँ कर दो या ना करो, जो भी है करना प्रेसिडेंट को अपने मन की है। प्रेसिडेंट काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से। लेकिन देखो, 1993 में जो सेकंड जज केस आया ना, यहां से पासा पलट गया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ना पहले की रूलिंग्स को रिवर्स कर दिया और बोल दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करने का मतलब है उनका कॉन्क्रेंस यानी उनकी सहमति, जो वो बोलेंगे वही होगा। समझ गए? और थर्ड जज केस में, ये तो प्रेसिडेंट की रेफरेंस के बाद में आया था, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह कहा कंसल्ट सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से नहीं करना अकेले से, एक कोलिजियम से कंसल्ट करना है। उस कोलिजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे प्लस में 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे। तब से लेके देखो ये सिस्टम चला आ रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस में 4 सीनियर मोस्ट जजेस। इनका जो कोलिजियम है ना, वो नाम डिसाइड करता है, भेजता है लॉ मिनिस्टर के पास में, लॉ मिनिस्टर फिर भेजते हैं प्राइम मिनिस्टर के पास में, और प्राइम मिनिस्टर बोल देते हैं प्रेसिडेंट को कि ये नाम सही है, आप इन पे साइन कर दीजिए फाइल पे। अभी थोड़ा सा देखते हैं डिटेल प्रोसीजर, पहले इसी को ख़त्म कर देते हैं।
2014 में ना सरकार ने इस सिस्टम को चेंज करने की कोशिश की। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 99वां, लेकिन देखो सुप्रीम कोर्ट ने उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन कर दिया, जिसके तहत एक कमेटी का गठन किया गया था, NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट है। तो देखो 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ये स्ट्राइक डाउन किया था। उससे लेके अभी तक एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के तहत अपॉइंटमेंट्स होती हैं CJI और एपेक्स कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में दूसरे जजेस की। देखो CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा संविधान के आर्टिकल 124 के क्लास 2 के तहत। अब कायदे से होता तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर मोस्ट जज हैं उन्हीं को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दिया जाता है। यूनियन लॉ मिनिस्टर एप्रोप्रिएट टाइम पर रिकमेंडेशंस भी ले सकते हैं। जो आउटगोइंग CJI हैं, जैसे इस केस में जस्टिस रमन्ना, वो जा रहे हैं ना, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उनसे कंसल्ट किया जा सकता है, उनकी रिकमेंडेशन ली जा सकती है आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होना चाहिए इसके बारे में। फिर लॉ मिनिस्टर उनकी रिकमेंडेशंस को और अपने कुछ व्यूज़ जो भी हैं, मतलब आने वाले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो बिल्कुल सही हैं, उनके ऊपर कोई दाग नहीं है, मतलब कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि रोका जाए उनके नाम को, तो फिर ना फाइल फॉरवर्ड कर दी जाती है लॉ मिनिस्टर के द्वारा प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर फिर एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि हाँ अपॉइंटमेंट कर दी जाए। और देखो जब सुप्रीम कोर्ट में किसी जज की वैकेंसी खाली होती है ना, तो कोलिजियम बैठता है, कोलिजियम नाम को रिकमेंड करता है यूनियन लॉ मिनिस्टर के पास। यूनियन लॉ मिनिस्टर फिर चाहे तो जिस हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट किया जा रहा है ना, उस हाई कोर्ट से पहले जो सुप्रीम कोर्ट के जज काम कर रहे हैं अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में, उनके व्यूज़ भी पूछे जा सकते हैं। कोलिजियम के हर एक मेंबर के जो ओपिनियन है ना, या फिर जिन भी जजेस से कंसल्ट किया जाता है, हर एक के जो व्यू है ना राइटिंग में आते हैं और वो उस फाइल का पार्ट बनते हैं जो सरकार को भेजी जाती हैं। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नॉन जजेस से कंसल्ट किया है तो फिर देखो उसके बारे में भी फाइल में बताना पड़ता है, क्यों कंसल्ट किया गया, कंसल्टेशन में क्या निकल के आया, ये सब कुछ। तो ये हमने पूरा जजेस के अपॉइंटमेंट से संबंधित सिस्टम जाना। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का है, हु नीड्स मीडिया इन न्यू इंडिया। GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट देखो ये है, सरकार ने ना इंडियन वुमेन प्रेस कोर्प को आदेश दिया कि वो प्रेमिसेस खाली कर दें, यानी जिस बिल्डिंग में वो पिछले 27 सालों से हैं उस बिल्डिंग को खाली कर दें। एक पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन के बाद IWPC यानी इंडियन वुमेन प्रेस कोर्प को अलाउ किया गया था बिल्डिंग को रखने का, और पिछले 27 सालों से यहीं पर IWPC काम कर रही है, मीडिया का पार्ट है। और आपको पता है मीडिया का हमारी डेमोक्रेसी में अहम रोल है। मीडिया जो है वो चौथा पिलर है। मीडिया सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करती है, ब्यूरोक्रेट्स को रोकती हैं पावर को मिसयूज करने से। जैसे देखो आपको याद होगा 2 ब्यूरोक्रेट्स थे दिल्ली के सीनियर, त्यागराजा स्टेडियम में अपने कुत्ते को घुमा रहे थे और उस वजह से एथलीट्स को की जल्दी छुट्टी कर दी जाती थी। वो खबर छपी किसमें? इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी, उसके बाद हंगामा हुआ। यानी इंडियन एक्सप्रेस ने रोका ब्यूरोक्रेट्स को अपनी पावर को मिसयूज करने से। ये तो इंपॉर्टेंट काम है मीडिया का, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि मीडिया अपना काम करें। बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं राइटर के द्वारा कि देखो सरकार अपना जर्नलिस्ट के साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करती, सरकार बहुत कम डेटा पब्लिक डोमेन में रखती है, और जो रखती है वो डायरेक्टली रखती है। पहले सीनियर जर्नलिस्ट को जाने की इजाज़त होती थी पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में, लेकिन अब नहीं है। कोविड-19 के बाद से नई जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही है ना, उसमें तो सेंट्रल हॉल का प्रोविजन ही नहीं है। सेंट्रल हॉल में पहले ये हुआ करता था, जो जर्नलिस्ट हैं वो एमपीज के साथ में अपने व्यूज एक्सचेंज कर सकते थे, और अभी देखो पार्लियामेंट हाउस में मीडिया की जो प्रेजेंस है ना बहुत कम हो गई है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को ना सिर्फ एक पार्लियामेंट्री कोरस्पोंडेंट को भेजने की इजाजत है, सिर्फ एक का आईडी कार्ड बन सकता है लोकसभा को कवर करने के लिए, और एक वीक में नंबर ऑफ डेज जो है पार्लियामेंट को कवर करने के जर्नलिस्ट के लिए वो भी कम कर दिए गए हैं। इसके बाद पहले देखो
जिन जर्नलिस्ट के पास में पीआईबी का कार्ड होता था ना, उनको नॉर्थ ब्लॉक में और साउथ ब्लॉक के सेक्रेटरीट में ऑटोमेटिक एक्सेस मिल जाती थी। कोई प्रायर अपॉइंटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। फोटोग्राफर्स को अलाउ नहीं है अभी राष्ट्रपति भवन में या अशोका हॉल्स में फंक्शंस को अटेंड करने की। पहले देखो, प्राइम मिनिस्टर कहीं दूसरे देश में जाते थे ना, प्लेन में अपने साथ न्यूज़ पर्सन्स को लेकर जाते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री नहीं लेके जाते हैं। अभी राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट वो तो लेके जाते हैं, लेकिन वो भी चुनिंदा पत्रकारों को जो सरकार के साथ होते हैं, जो सरकार के फेवर में ज़्यादातर बोलते हैं। ऐसे भी इंस्टांसेस हैं जब ईडी ने और सीबीआई ने मीडिया चैनल्स के या फिर जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनके ओनर्स पर छापे मारे हों। अब देखो, जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो भी ऑब्जेक्टिव स्टैंड लेने से डरने लगे हैं। उन्हें लगता है कि ऑब्जेक्टिव स्टैंड लेंगे तो सरकार नाराज हो जाएगी। पहला ऐसा नहीं हुआ करता था। अक्सर आप देखते हो कि टीवी पर डिबेट चलती रहती हैं, दो एक्सट्रीम व्यूज, पक्ष विपक्ष आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन पत्रकार कोई कोशिश भी नहीं करते कि दोनों को एक मंच पे लाया जाए, मतलब एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, दोनों एक्सट्रीम व्यूज को थोड़ा लिबरल बनाया जाए, बीच का रास्ता निकाला जाए, कोई सॉल्यूशन निकाला जाए कि दोनों इन व्यूज पर राजी हो। नहीं, डिबेट के मायने बदल गए हैं। इसके बाद राइटर काफी अच्छी बात बोलते हैं देखो, देश ना हमारा बहुत ज्यादा डाइवर्स है, इतनी सारी डाइवर्सिटी है, तो मीडिया ना उस डाइवर्सिटी को एक प्लेटफॉर्म देती है। तो सरकार के बीच में और जनता के बीच में एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने का काम करती है मीडिया। अब कहने को देखो सोशल मीडिया है, लेकिन सोशल मीडिया में भी एल्गोरिथम्स ऐसे हो गए हैं कि आप जो सुनना चाहते हैं वो आपको मिल सकता है। आप क्रिटिसिज्म सुनना ही नहीं चाहते तो कैसे फिर गवर्नेंस चलेगी। तो काफी सरकार को क्रिटिसाइज करने वाला ये आर्टिकल है। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो हिमालयाज में टूरिज्म से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। देखो, इंडियन हिमालयन रीजन में ना पिछले काफी समय से विजिटर्स और पिलग्रिम्स का आना जाना बढ़ गया है। हिमालयन राज्यों को यह लगता है, जैसे उत्तराखंड को, हिमाचल प्रदेश को, सिक्किम को, नॉर्थ ईस्ट में, कि टूरिज्म वहां पर डेवलपमेंट ला सकता है। टूरिज्म अगर बूस्ट होता है तो राज्य के लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। लेकिन देखो, टूरिज्म की वजह से बहुत सारे नेगेटिव रिपरकशंस भी देखने को मिल रहे हैं, जिस तरफ सरकारें ध्यान नहीं दे रही हैं। टूरिज्म की वजह से एनवायरमेंटल डैमेज और पोल्यूशन तो हो ही रहा है, इसके अलावा सोशियो कल्चरल हेरिटेज को खतरा हुआ है। स्केर्स जो रिसोर्सेज हैं उनका काफ़ी गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, और सोसाइटी में भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं टूरिज्म बढ़ने की वजह से। हिमालयस की सिग्निफिकेंस क्या है ये तो देखो आपने पढ़ा ही होगा, एनसीईआरटी में काफ़ी बेसिक से आता है, लेकिन हम फिर भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। हिमालय से बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं, एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हिमालयाज, बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं। मानसून को सस्टेन करने में मदद करता है हिमालयाज। मानसून की जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है या फिर अरेबियन ब्रांच है वो हिमालय से टकराती हैं। इवन बहुत ज़्यादा ठंड नहीं आती सेंट्रल एशिया से हमारे देश में, क्योंकि बीच में हिमालयज आ जाता है। फॉरेस्ट वेल्थ काफ़ी ज़्यादा है हिमालयाज में, और टूरिज्म के दृष्टिकोण से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैलेंजेस क्या हैं हमारे देश में? हिमालयज में कोई प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है। देखो, जैसी डेवलपमेंट प्लेन एरियाज में आ रही है ना, वैसी ही वहां पे आ रही है, लेकिन प्लेन एरियाज और पहाड़ों में डिफरेंस है। प्लेन एरियाज में आप कई सारे प्रोजेक्ट्स आसानी से इस्टेब्लिश कर सकते हो, लेकिन हिमालयाज में यानी पहाड़ों में नहीं कर सकते। तो टूरिज्म जो है अनसस्टेनेबल है। मतलब कोई भी देखो डेवलपमेंट आए ना, वो सस्टेनेबल जरूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे मछलियां पकड़ते हैं तो मछलियां इतनी ज़्यादा ना पकड़ ली जाएं एकदम से कि बाद में मछलियां होनी ही बंद हो जाएं, उनकी ब्रीडिंग ही बंद हो जाएं। तो उसी प्रकार से टूरिज्म बिना अनसस्टेनेबल नहीं होना चाहिए। पहाड़ों की भी अपनी इकोलॉजी होती है, बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव होते हैं, लेकिन टूरिज्म इतना ज़्यादा अगर बढ़ गया कि लोकल जो इकोलॉजी है वही नष्ट हो गई, तो फिर पहाड़ अपना रुद्र रूप दिखाएंगे। क्लाइमेट चेंज मतलब लेक्स जो हैं वो पिघल रही हैं। काफ़ी सारी लेक्स तो जिनको डेंजरस यानी खतरनाक डेजिनेट किया गया है। आपने देखा किस प्रकार से बादल फटने से एकदम से लेक से पानी निकल गया। 2013 में उत्तराखंड में फ्लड आई भयंकर।
काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं वो फॉल्टी हैं, सोच समझ के नहीं इस्टेब्लिश किए जा रही हैं। बाढ़ अगर आ जाती है तो उसके गंभीर परिणाम निकल के आते हैं। इन्वायरमेंट, अब करना क्या चाहिए, ये सजेशंस आते हैं। सबसे पहले इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को प्रमोट किया जाए। स्टेट को देखो टूरिज्म प्रमोट करना चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रमोट करना चाहिए। इसका मतलब नए नए एरियाज को टूरिज्म के लिए खोलने से पहले ये जरूर देखना चाहिए कि टूरिज्म जब ओपन होगा तो लोकल इन्वायरमेंट पर क्या असर होगा। नेक्स्ट, पैन हिमालयन स्ट्रेटजी, पूरे हिमालयाज की स्ट्रेटजी को लॉन्च करना चाहिए सरकार को, ताकि हर एक राज्य देख सके कि जो हम प्रोजेक्ट लाने वाले हैं क्या वो ओवरऑल स्ट्रेटजी के हिसाब से है क्या फिर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सस्टेनेबल होने चाहिए, मतलब जब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आए सब कुछ देखा जाए कि जिस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया जा रहा है क्या वो फ्रेजाइल है, इसके क्या परिणाम होंगे, और जो अर्बन ग्रोथ है ना वो अनचेक नहीं होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए बाकायदा। इसके लिए देखो स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस की आवश्यकता है टाउन्स में, जो देखें अंधाधुंध यहाँ वहाँ बिल्डिंग्स तो नहीं बन रही हैं बिना प्लानिंग के। नेक्स्ट, कुछ जो पॉलिसीज हैं उनको रिविजिट करने की आवश्यकता है, खास करके एग्रीकल्चर से संबंधित। जैसे देखो सिक्किम में ना ऑर्गेनिक कार्डामम मतलब इलायची, इसकी क्रॉप को प्रमोट किया गया, बट कुछ फॉरेस्ट लॉज इसमें आड़े आ गए तो उनको रिविजिट करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, टूरिज्म सस्टेनेबल होना चाहिए। टूरिज्म जो ग्रोथ है वो सिस्टमेटिक मैनर से होना चाहिए कि बायोलॉजी पर कम से कम इम्पैक्ट पड़े, और इसके लिए विजिलेंस की आवश्यकता है। रेगुलर पेट्रोलिंग होनी चाहिए कि टूरिस्ट जो हैं वो कुछ एनवायरनमेंट को नुकसान करने वाला काम तो नहीं कर रहे हैं। सबसे लास्ट में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होनी चाहिए दूसरे देशों के साथ में, ताकि स्टडी किया जा सके अच्छे से कि ग्लेशियल लेक्स का क्या स्टेटस है, और कोई हैजार्ड आता है तो उसके लिए अर्ली वार्निंग दी जा सके। जैसे देखो सुनामी वार्निंग सिस्टम है इंडियन ओशन में इंस्टॉल किया गया है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें हिमालयन रीजन्स में भी होनी चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया हिमालयन रीजन में टूरिज्म से संबंधित। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है, 4 इश्यूज हमने डिटेल से डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।